तो डॉक्टर निदा, जैसे कि आपको पता ही है मैं इंग्लिस्तान में हूँ इस वक्त, और इंग्लिस्तान में मैंने बात नोटिस की है कि वहाँ पर जो है ना 90% जिस जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ पे औरतें होती हैं। इंग्लिस्तान में जो मेटरनल डेथ है उसका थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के बाद जो मोस्ट मेजर कॉज है ना वो है मेंटल हेल्थ या सब्सटेंस अब्यूज, कुछ इस तरीके का है। तो आप पाकिस्तान में एज अ वुमेन मेंटल हेल्थ को कैसे देखती हैं कि औरतें जो हैं वो किस तरीके से अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में फिक्रमंद होती हैं, नहीं होती हैं, ख्याल रखती हैं, नहीं रखती हैं, और क्या टिप्स देंगी आपको? देखिए, वुमेन मेंटल हेल्थ का अगर आप ये कह लें कि ज़हनी खुशहाली एक औरत की क्या होती है, तो वो ये होती है कि अगर आप जज्बाती नौइयत पे, यानी आप इमोशनली बैलेंस्ड है और आप बहुत अपनी लाइफ का डिसीजन ले पा रही हैं, लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रही हैं, आपकी कोपिंग्स बहुत अच्छी हैं। जैसे कोपिंग स्ट्रैटेजीज, आपको पता है कोई चैलेंज आया, कोई प्रॉब्लम आई, कोई डिफ़िकल्टी आई, तो मुझे उसको कैसे हैंडल करना है, मैं कोलैप्स नहीं हो रही, मैं पैनिक नहीं हो रही, मगर मैं इसको फेस कर रही हूँ। और मेरी लाइफ का मेजरली मकसद है। अक्सर जो फीमेल्स हैं उनको बस ये कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, यही तो लाइफ है, यही लाइफ का मकसद है। ये लाइफ का मकसद नहीं है। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ विच इज़ अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन आपकी लाइफ का डिफाइंड मकसद होना चाहिए। वो ये भी हो सकता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों को अच्छा तरबियत देनी है, बहुत अच्छे से उनको आगे रेस करना है। ये एक डिफाइंड आप मकसद अपने दिमाग में बना सकती है, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में एक मकसद नहीं है, आपकी लाइफ का डायरेक्शन नहीं होता, आप क्लूलेस चल रहे होते हैं। तो तो एक अगर किस मकसद होना जरूरी है जिंदगी में। ज़रूरी है। और अदर देन दैट जो मैंने अभी आपको बातें बताई थी वो भी बहुत ज़रूरी हैं। एक औरत की ज़हनी सेहत की अगर मैं बात करूँ या ज़हनी खुशहाली की अगर मैं बात करूँ, तो उसका इमोशनली बैलेंस्ड होना, उसकी डिफ़िकल्टीज़ ऑफ लाइफ को चैलेंजेस को फेस करना स्ट्रांगली, और उसको उसके सोशल टाइज़ बहुत अच्छे हैं और इसकी लाइफ का पर्पस है और वो अपनी ज़िंदगी से खुश है, मुतमईन है, तो आप तब कह सकते हैं कि एक औरत ज़हनी तौर पे खुशहाल है। क्योंकि जब तक ये सब कंपोनेंट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो अपनी लाइफ से बहुत अच्छे तरीके से आगे लेकिन बढ़ ये सकती है। कैसे मुमकिन है यहाँ पर जहाँ पे इतनी गुर्बत है, लिटरेसी नहीं है, औरतें तो स्कूल भी नहीं जाती हैं, 60 करोड़ औरतें बच्चियां हैं जो कि स्कूल भी नहीं जाती हैं। तो ये जो इमोशनली बैलेंस है या कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, ये ये कैसे आएंगे इन लोगों को? ये कैसे मुमकिन है इस माशरे में? देखिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी ये है कि आपके जो कम्युनिटी में या आपके घर में आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपको जहाँ से भी कोई अच्छी बात अगर सुनने को मिलती है, तो उसकी अवेयरनेस आप एक आम आवाम लोगों तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करें, जिसमें आप मीडिया को ले सकते हैं, जिसमें जो ये डॉक्टर्स हैं जिनकी क्लिनिक्स पे कभी बुखार हो गया, सर्दी ज़ुकाम वगैरह हो गया, वहाँ चले गए। तो एक पैम्फलेट्स या उनकी आगाही के लिए अवेलेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए लोगों की, काउंसलर्स की, या फिर आप जैसे साइकोलॉजी मास्टर्स करके जब बच्चे निकलते हैं, बीएस ग्रेजुएट्स, आप उनको अवेल कर सकते हैं कि वो उनको आगाही प्रोवाइड करें, या फिर ऐसे कैंपेन चलानी चाहिए जिसमें इस तरह की जगहें या इलाके जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और ख़वातीन को घर में जैसे वो रहती हैं और बाहर नहीं इतना एक्सेस कर पाती हैं, या उनके पास सोशल मीडिया इवन फ़ोन तक का कोई एक्सेस नहीं है, तो उनको वो आगाही प्रोवाइड की जाए कि आपकी जो ज़हनी एक खुशहाली है या ज़हनी सेहत है, उसके लिए क्या-क्या कंपोनेंट्स इम्पोर्टेंट हैं। डोनिना, मैं आपको एक पर्सनल बात बताऊं। मैंने जहाँ पाकिस्तान में ना जेंडर बेस्ड वायलेंस में बहुत काम किया था, और ज्यादातर अंदरूनी सिंध में जाती थी, वहाँ काम करती थी, और मैंने देखा कि जब भी ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है औरतों पर, ज्यादातर एक तशद्दुद होता है, तो वो उस रिश्ते से या उस बॉन्ड से निकल नहीं पाती हैं। और मैं उसका रीजन हमेशा ये समझती रही कि शायद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती हैं, तो ये वजह है कि वो उसमें रहना प्रेफर करती हैं। लेकिन अभी इस साल जब मेरा एक्सपीरियंस हुआ बाहर जाने का, और वहाँ पे मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ, और मैंने देखा कि वो औरतें पढ़ी लिखी भी हैं, लिटरेट भी हैं, और काम भी करती हैं, और वहाँ पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन वो लोग भी नहीं निकल पाती हैं उस रिश्तों से या उस बॉन्ड से नहीं निकल पाती हैं। जबकि इंस्टीट्यूट या जो पूरी सरकार है वो हेल्प करती है, लेकिन स्टिल दे प्रेफर ये। तो ये क्या हमारे जहन की कोई बीमारी होती है, क्या है? देखिए, इसको आप कह सकते हैं डिपेंडेंसी,
right? There are the people who have some dependent personality traits. कि आप अगर जैसे डिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं जज्बाती तौर पे कि भाई मैं लाइक फॉर इंस्टेंस कि मैं आपके ऊपर डिपेंडेंट हूँ और आप मेरे साथ जो है वो जो भी बिहेवियर रख रही हैं, लेकिन मेरी कनेक्शन और बॉन्डिंग और मतलब मैं चाहती हूँ कि बस मैं अपना सब कुछ जो है डिसीजन आपके हैंड ओवर कर दूँ, तो आप ही मेरे लिए सारे फैसले लें, मैं लेना नहीं चाह रही। ठीक है, तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट होता है बेसिकली। तो अच्छा। उसकी वजह से भी अक्सर जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसमें खवातीन उस रिलेशनशिप को कैरी ऑन कर रही होती है। सिर्फ एक यही फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, जैसे बच्चे हो गए आपकी, आप अपने फ्यूचर में बहुत सारी वरीज दिमाग में लेके बैठ जाते हैं कि अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गई या मैं सिंगल मदर हो गई या मैं सिंगल जो है वो बच्चों को पाल रहा हूँ, पोस्ट रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, अगर कोई मेल भी, तो वो अगर बहुत सारे फियर्स को भी माइंड में लेके आएंगे तो वो प्रेफर करेंगे कि ठीक है ये मुझ पर जुल्म ही तो कर रहा है ना, और तो मेरे सारे बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं, तो मैं इसी को ही कंटिन्यू कर लेता हूँ, मैं अब इतना तो मार खा चुका हूँ, आगे भी इसको मैं अगर ले लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। तो अच्छा। जब आपकी मेंटालिटी ऐसी बनना स्टार्ट हो जाती है, विड्रॉन मेंटालिटी जिसको आप कह सकते हैं, या जैसे एक लर्न हेल्पलेसनेस की तरह जब आप चले जाते हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और मैं बस हार चुका हूँ, तो फिर तब ये वाली कंडीशंस पैदा होती हैं। दूसरा इसमें ये जो पर्सनालिटी ट्रेट का मैंने ज़िक्र किया, ये भी एक मेजर फैक्टर होती है कि अक्सर जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स ही ज़्यादातर इस तरह के जो वायलेंसेस हैं वो टॉलरेट कर रही होती हैं, तो उनमें ये एक ट्रेट का होता है कि वो अपना पूरा सेल्फ जो है वो दूसरे के हवाले कर देती हैं कि भाई आप ही मेरे डिसीजंस लें, यू आर फुलफिलिंग माय ऑल नीड्स एंड सो, तो मैं अगर थोड़ा सा ये टॉलरेट कर लूंगी तो इट्स फाइन, मैं कर क्योंकि कुछ लूंगी। इमोशनल डिपेंडेंसी उनको कोई फूड फॉर थॉट दे रही होती है, जो हाँ, कि उनकी ज्यादा होती हाँ, है। और तो इसके अलावा माइंडसेट्स के भी बहुत बड़े रीजंस होते हैं कि जैसे हमारे जो कल्चर में अगर आप इंटीरियर की बात कर लें तो वहाँ पे एक वर्ड है कि आप अपने शौहर के घर से मर के निकलना, तो वो इस तरह आपकी की जो, लाश निकलनी चाहिए हाँ, अब इस यहाँ तरह से। के जो ये वर्बेटम्स होते हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों से हमें मिल रहे होते हैं, तो वो भी एक और इम्पैक्ट एक क्रिएट और भी करते हैं। जुमला मैं बहुत सुनती थी कि वो नहीं मारेगा तो कौन मारेगा, हाँ, शोहर नहीं मारेगा हाँ, तो कौन, ये तो सारे नॉर्मल। और अपनी जो है वो शादी में अगर आपने थोड़ी बहुत इस तरह की वायलेंस फेस कर ली तो क्या हो गया, सभी करते हैं, और हमने भी तो ये टॉलरेट किया है, तो अगर तुमने देख लिया तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये जो इस तरह की वर्बेटम्स होते हैं, क्या होता है कि जब एक तो आगाही नहीं है, ऊपर से जो एक पर्सन जो सफर कर रहा है वो क्या करता है, वायलेंस को इन जुमलों के ऊपर जस्टिफाई करना शुरू कर देता है कि अच्छा ठीक है इन्होंने भी फेस किया है तो मुझे भी देखना है। अब वो वही बात वो अपनी जनरेशन को भी आगे यही वर्बेटम जो है वो फॉरवर्ड करेंगी कि भाई ये तो एक पार्ट है और ये शादी में होता है। तो यहाँ की तो ये स्टोरी है। बाकी जो आप अगर बाहर की बात करें तो उसमें भी देयर मस्ट बी डिफरेंट फैक्टर्स। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपको जो है सारी फैसिलिटेशंस प्रोवाइडेड हैं और आप फिर भी अपने लिए कुछ नहीं उठ रहे हैं, तो देयर वुड बी अदर मल्टीपल फैक्टर्स जो कि कल्चरल हो सकते हैं, जो पर्सनल हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सनल और ट्रेड्स भी आ सकते हैं। सिचुएशनल या पर्सनालिटी ट्रेट्स की वजह से भी हो सकते हैं। तो कोई भी किस्म के वायलेंस जब बढ़ते हैं तो देयर मस्ट बी सर्टेन रीजंस एंड स्ट्रॉन्ग रीजंस जिसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा होता और वो इसी वजह से बढ़ रहे होते हैं। जैसे बच्चों में अब्यूज के, सेक्सुअल अब्यूज के और वायलेंस के बहुत सारे केसेस हम आजकल बहुत सुनने को मिल रहे हैं कि स्कूल में जो है वो बच्चों के साथ रेप अटेम्प्ट हो गए, या उनके साथ किसी ने जो है वो मदरसे में किसी एक मौलवी साहब ने बच्चे को बहुत ज्यादा मार दिया, मतलब उसके ऊपर वायलेंस उसने किया, या फिर जो है वो बैड टचेस बच्चियों को करना शुरू कर दिए। तो इस तरह के भी तो जो वायलेंसेस हैं वो जो है इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन हम उसके रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे। वी आर मेकिंग वीडियोस, वी आर पब्लिशिंग इट ऑन सोशल मीडिया, बट नोबडी इज वर्किंग ऑन द रूट कॉजेस, और एग्जैक्टली। उसके ऊपर कोई पनिशमेंट्स नहीं आ रही हैं। बस ये बात होती है और हजारों कमेंट्स आते हैं, उसके बाद नई स्टोरी, तो दी एंड हो जाता है उस प्रीवियस स्टोरी का। तो ये हो रहा है, सो नोबडी इज वर्किंग ऑन द रूट कॉज, तो दैट्स वो सॉल्व नहीं हो रही है, वो बढ़ती जा रही है। अच्छा, तो ये जैसे आपने बताया एक पर्सनली ट्रेट्स होते हैं ना, तो मेरे इससे दो सवाल जो मेरे जहन में आ रहे हैं। एक तो ये, जैसे कुछ टाइम पहले आपने हमें बताया कि 3 डोमेन्स हैं ना जिंदगी के, वो बैलेंस होने चाहिए। तो आप इतने लोगों से मिलती हैं और उनकी थेरेपी वगैरह करती हैं, तो कोई ऐसे इंसान आउट ऑफ 10 आपको कितने इस वक्त कराची में या ओवरऑल पाकिस्तान में
आउट ऑफ 10 कितने लोग हैं जिनके तीनों डोमेन्स फिट और 10 आउट ऑफ 10 हैं? देखिए ऐसे तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितने लाइक ऐसे मैं लोग सिर्फ हैं, देखना लेकिन चाहती हूँ कि लोग कितने बैलेंस्ड हैं, इमोशनली देखिए बैलेंस्ड हैं हर अगर डोमेन में। इमोशनली बैलेंस्ड होना और ये जो डिफरेंट डोमेन्स हैं इनमें आपकी जो परफॉर्मेंस है आप उसका ये रेशो इस तरह से नहीं बता सकते हैं कि जैसे 10 में से 9 लोग हैं जो बड़े हेल्दी हैं। हर एक बीमारी के डिफरेंट डिफरेंट रेशोज हैं, राइट? और अगर आप ये आम फहम अपने लेवल पे खुद भी इसको टेस्ट अगर करना चाहें तो आप ऐसे कर सकती हैं कि ऑन एवरेज इफ यू आर परफॉर्मिंग वेल इन मोस्ट ऑफ योर डोमेन्स ऑफ लाइफ, जैसे आपके मेजर मेजर पर्सनल लाइफ हो गई, आपकी ऑक्यूपेशन हो गई, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, सोशलाइजेशन हो गया, अगर आप उसमें ऑन एवरेज ठीक जा रहे हैं, आपके जो घर वाले वो आपसे खुश हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आपको अपने एंड पे कोई इश्यूज नजर नहीं आ रहे हैं, तो यू आर बैलेंस्ड होने का ये मतलब नहीं है कि हम 100% स्केल पे बैलेंस रहें। इट्स ऑल अबाउट द एवरेज ली आप जो हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, जिसमें जो और बहुत सारा ये भी होता है कि लोग ये समझते हैं कि मेरे लिए अपनी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट डोमेन जो है वो अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो वो उसकी लाइफ का मेजर डोमेन हो जाता है, ठीक है? अगर उसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और उसने बहुत पैसा कमाया हुआ है और उसको कोई ज़रूरत नहीं है कोई जॉब करने की, तो अब जॉब तो नहीं है। तो अब उसका है कि मैं अपने पेट के साथ टाइम स्पेंड करूँ और मैं खुश रहूँ। इफ़ ही इज़ फाइन, इफ़ ही इज़ हैप्पी और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है और लोगों को इससे कोई इश्यूज़ नहीं है, उसको ज़हनी तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इट्स फाइन। अच्छा, ये बताएंगे ये जो इमोशनल डिपेंडेंसी है इससे कैसे जान छुड़ाते होते हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि हमें जब भी एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मरीजों को देख रही होती हूँ, ऑब्स्टेट्रिक के मरीजों या गायनोकोलॉजिस्ट को, तो एक दो सवाल लाजिम मैं पूछती हूँ, लाइक हाउ दे आर डूइंग इन देयर लाइफ। तो उससे मुझे पता लगता है कि काफी लोग हैं जो कि इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, ज्यादातर औरतें। तो उनको क्या कहा जाए, कैसे उससे जान छुड़ा सकती हैं इमोशनल डिपेंडेंसी से? क्योंकि उससे रिलेटेड उनको पीछे नुकसान बहुत हो रहा होता है लेकिन उनको वो नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, अब देखिए इमोशनल डिपेंडेंसी जैसे गायनेकोलॉजी में या आपके पास जब ये पेशेंट्स आते हैं तो मोस्टली उनके प्रेगनेंसी इश्यूज होंगे या फिर उनके जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलेटेड इश्यूज होंगे या क्या होता नहीं, है? ऐसे होता है जैसे कोई मेरे पास एनीमिया की मरीज आ जाती है जिसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, और जब मैं उससे पूछती हूँ कि आपने ये खाने में खाया, ये लिया, फ्रूट लिया, ये लिया, तो वो हाँ, उसका बहुत इनकम्प्लीट हाँ होता है और उसके पीछे बैकग्राउंड रीजन ये होता है क्योंकि उसने लड़ाई की थी या वो मुझसे बहस कर रहा था, तो मैंने अपना खाना स्किप किया, या ज्यादा एक्सेसिव टीयरिंग होती है, रोना बहुत ज्यादा होता है, वो इसलिए क्योंकि जबकि आपको पता है कि आपने बहुत अपना ख्याल रखना है इस ड्यूरेशन में, प्रेगनेंसी के या ब्रेस्ट फीडिंग वाले टाइम में, लेकिन आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हो क्योंकि आपकी इमोशंस तो वहां से रेगुलेट हो रही है ना, वो जब चाहे उसको स्विच ऑन करे, जब चाहे स्विच ऑफ करे। तो कभी मैं बड़ा परेशान हो जाती हूँ कि क्या किया जाए, इमोशनल डिपेंडेंसी कैसे जान छुड़ाएं, हमारी आम खवातीन कैसे जान छुड़ाएं? देखिए उसके लिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ फर्स्ट। आप जैसे एक बच्ची घर में जब पैदा हो तो मदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि सिर्फ उसको बड़ा नहीं करना है, उसको खाना पीना सिर्फ नहीं खिलाना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है, नंबर वन। ये सब बचपन से ही स्टार्ट हो, जैसे हमारी जैसे जर्नी जिंदगी की शुरू होती है तब से जड़ वहीं से जो है वो अच्छा। डाली जाती है। एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास आपकी क्लिनिक में जब कोई भी फीमेल आती है तो उनको ये जरूर बताएं कि बच्चों की तरबियत पे अगर कभी जैसे बच्चे होंगे तो काम करेंगी, तो इसको फोकस जरूर रखिएगा कि अपने बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाए और अपने गर्ल्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि हम अगर सिर्फ फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो और उनको ये बताएं कि आपको अपने आप से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब जो भी आपके अंदर खराबियां आपको खुद भी नजर आ रही हैं, लेकिन ठीक है वो है, लेकिन आई एम स्टिल हैप्पी विथ माई सेल्फ। जब आप खुद खुश होंगे अपने साथ तो फिर आगे की जितनी भी सारे मामलात हैं कि लाइफ में गोल्स बनाने हैं, चैलेंजेस को फेस करना है, वो ग्रेजुअली आपके साथ होना स्टार्ट होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी मदर्स हैं वो अपने बच्चों की जब परवरिश कर रही होती हैं, तरबियत कर रही होती हैं, गाइडेंस टीचिंग्स जो भी दे रही होती हैं,
बेसिक स्टेजेस जो आपकी ज़िंदगी के इनिशियल स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, उसमें आप सिर्फ ये ना कहें कि यू लुकिंग लाइक अ डॉल, आप उनको ये कहें यू आर अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड सो। उसकी पर्सनालिटी पे वर्किंग करें, इंस्टेड ऑफ कि तुम ये फ्रॉक पहन लो तो तुम बड़ी खूबसूरत लगोगी, आप अपने सेल्फ में खुद खूबसूरत हैं, ठीक है? तो ये डेफिनेशंस को चेंज करना ज़रूरी है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि जब आप जैसे एडोलेसेंट की एज की अगर मैं बात करूँ, तो जब जैसे टीनेज गर्ल्स होती हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन चल रहा होता है, तो एट दैट स्टेज एक मदर को और घर में जो उनके पेरेंट्स हैं, अगर उनको शऊर है, उनको अवेयरनेस है इन बातों के हवाले से कि इस वक़्त बच्चों की जो है वो पर्सनैलिटी बिल्डिंग का टाइम है और उनको राइट एंड रॉन्ग डायरेक्शंस हमें समझानी है। इन दैट सिचुएशन पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए और उनको उनको उन एरियाज़ पे बात करने की स्पेस दें जो कि वो समझते हैं कि दैट आर पर्सनल, और वो हम कैसे बात करें। वो जो एक झिझक, हेजिटेशन है, वो उनको ख़त्म करनी चाहिए सो दैट बच्चे खुल के अपने इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स को बात कर सकें। थर्ड थिंग इज दिस कि अच्छा, इन दो चीजों को करने से ये होगा कि आप इमोशनली ना अपने आप पे डिपेंड करना शुरू करते हैं, आपको ना दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे अगर घर में दो बच्चे हैं, उन उन उनमें जैसे किसी एक का कलर थोड़ा सा कम है और एक का जो है बड़ा फेयर कलर है, अब उधर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। ये तो आपको बीइंग अ मदर और बीइंग जैसे घर में नानी दादी जो भी है, उनको चाहिए कि वो बच्चे को, उस पर्सन को, जो दो बच्चे हैं, उनकी अभी से वो जो एक ब्रेन में ट्यूनिंग है वो यूं कर दें कि आपके जो कलर्स हैं वो जैसे आपके जो आपकी फेशियल वर्थ को कलर्स हैं, डिफाइन नहीं हाँ, वो करती। आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं करते हैं। आपका जो सेल्फ है आपके कैरेक्टरिस्टिक पे बेस करता है, तो वो उसको ज्यादा ध्यान में रखें कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना अच्छा स्पोर्ट्स में परफॉर्म करते हैं, आप किस चीज में ज्यादा खुश होते हैं, वो आपके लिए प्राइड की बात है, इंस्टेड ऑफ के आपके जो फेशियल जो टोन्स हैं वो कैसे हैं, ठीक है? एंड द थर्ड थिंग इज दिस, जब आप एक सेंसिबल वुमन बन जाती हैं, जैसे आप एक यंग अडल्ट एज में जब पहुंच जाती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप अब इन बहुत सारी अवेयरनेस अब आपको इस स्टेज में आ जाती है, एजुकेशन, नॉलेज, और क्योंकि सोशल मीडिया का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अर्ली स्टेज में बड़ी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है, बच्चों को भी मिल जाती है। तो आप इस स्टेज में अपने लिए ये कर सकती हैं कि जहाँ आपको अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स दिखती हैं, उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें, और जहाँ आपको लगता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, उसके ऊपर काम करें, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके बारे में डिस्कशंस करें और बहुत ज़्यादा और नॉलेज गेन करें, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा नॉलेज लेते हैं वो भी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो यू कैन डू जर्नलिंग, यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ विथ योर सेल्फ एंड सी कि आप क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कोई प्रॉब्लम में हूँ और मैं कोई बहुत फ्रूटफुल डिसीजंस ले रही हूँ, फ्रूटफुल सोल्यूशंस बना रही हूँ, तो आई एम ऑन अ राइट ट्रैक। लेकिन अगर मैं खुद बहुत डिस्टर्बिंग किस्म के सॉल्यूशंस बना रही हूँ कि अच्छा मुझे किसी ने हर्ट कर दिया, मैं अपना हाथ काटना चाहती हूँ, तो नाउ आई एम एट दैट पॉइंट आई नीड अ हेल्प। और जहां आपको लगे कि मुझे किसी की हेल्प की जरूरत है, तो जाएं और हेल्प सीख करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई आप छोटे नहीं हो जाते हैं। आप अपना अगर इमोशनली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, अपने सेल्फ पे डिपेंडेंट है, तो आपको ये अंदाजा होगा कि मुझे कहाँ पे मदद की जरूरत है। आप जाएंगे, उसको अप्रोच करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आप पहले जाके अगले बंदे से डिस्कस करेंगे, फिर वो जो कहेगा फिर आप वो करेंगे, फिर आप उसकी सोल्यूशन पे देखेंगे कि मुझे रिजल्ट्स उसके क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, और फिर आप आगे कुछ अपने लिए लाएं, अमल तय करेंगे, वो भी उस पर्सन से पूछने के बाद, और अपने जो इमोशनल इश्यूज हैं उसको डिस्कस करने के बाद। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एज के इमोशनल इंडिपेंडेंसी के टिप्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एज वाइज बताऊं, तो चाइल्डहुड स्टेज पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों के साथ बैठें, उनको गाइडेंस दें, उनके इमोशनल इश्यूज को डिस्कस करें, उसके बारे में बात करें, और उनको कॉन्फिडेंट चाइल्ड बनाएं, और उनको ये बताएं कि आप जो हैं, और आपको उस पर प्राइड फील करना चाहिए कि मैं खुश हूँ अपनी ज़ात के साथ। यहीं से आपकी जो है वो कॉन्फिडेंस और इमोशनल डिपेंडेंसी स्टार्ट होती है। जब आप बलूगत की उम्र में आते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, तो अब इस स्टेज में आप काफ़ी समझदार हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे आप काउंसलिंग, मदर, पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर सकते हैं,
बात ज़्यादा करने पे प्रायोरिटाइज करें और कोशिश करें कि जो कुछ आपके अंदर प्रॉब्लम्स है उसको लिखें, उसको जर्नलाइज करें और उस पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मेरे अंदर वीकनेसेस क्या हैं, मेरे अंदर अच्छे पॉइंट्स क्या हैं और मुझे किसको फोकस करना चाहिए। जब आप बिल्कुल यंग अडल्ट में या अडल्ट स्टेज पे आ जाते हैं तो अब यहाँ पे तो आप डिसीजन मेकिंग पे आ जाते हैं। तो अपने लिए राइट डिसीजंस लेने की कोशिश करें, अपने लिए वो डिसाइड करें कि जो आपको लगता है कि मुझे हेल्प आउट करेगा। तो वैसे तो ये ओवरऑल हर एरिया के हवाले से है, लेकिन अगर जज्बाती नौयत का स्पेसिफिकली आप बात करें तो जितना ज़्यादा आप अपने जर्नलिंग या अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस को अवेयर रखेंगे और उस पर फोकस करेंगे, उतना ही आप अपने इमोशंस में अप एंड डाउन होने वाले वेरिएशंस को हैंडल कर पाएंगे और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इमोशंस का इजहार करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आपको नहीं पता कि मुझे किस बात पे ज़्यादा गुस्सा आता है, मुझे कौन सी बातें चिढ़ देती हैं और मैंने शुरू से इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ, तो आप जब बड़े भी हो जाएंगे तो एकदम से आपका जो एक इमोशन है वो बस्ट आउट हो जाएगा। आप एकदम से गुस्सा हो जाएंगे कि ये क्या हो गया, यू गेट फ्यूरियस। लेकिन अगर आपको ये पता है कि मुझे एक फलाने शख्स से प्रॉब्लम है, इन सिचुएशन से इश्यूज हैं और मुझे ये प्रॉब्लम जो बातें हैं वो तकलीफ देती हैं, तो आप या तो उसको होने से पहले रोक देंगे या अगर वो आपके सामने आती हैं तो आपको पता होगा कि मेरी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन इट और ये शुरू से आपको इसके ऊपर वर्किंग करनी होती है, तब कहीं जाके आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैं अब एक इमोशनली वेल बैलेंस पर्सन है। लेकिन अगर आपको किसी एक मोमेंट भी रियलाइज होता है कि नहीं मैंने तो कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया, मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए, तो वही आपकी शुरुआत का आगाज है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी अच्छी चीज को करने के लिए कोई एक वक्त मुकर्रर है। आप किसी भी पॉइंट पे कहीं से भी अपने लिए अच्छा काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको अपने ऊपर यकीन है, यू नो दैट यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग राइट, तो आप कर जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें भी डाउट में है तो डेफिनेटली आपको फिर अपने मुझे आपकी इन बातों से बुल्ले शाह याद आ गए और मुझे लगता है कि वो सिर्फ शेर होता था लेकिन आज वो इट मेक्स सेंस। वो कहते हैं ना कि दुनिया नु पढ़ लिया लेकिन अपने आप नु पढ़ लिया नहीं। तो शायद हम सब लोग ना यही कर रहे हैं, हम दूसरों को क्रिटिसाइज, दूसरों को अच्छा, दूसरों को बुरा सब कुछ कर रहे हैं लेकिन अपने आप के साथ बैठते ही नहीं है। अपनी ना स्ट्रेंथ पता होती है, ना वीकनेसेस पता होती है, ना स्ट्रेटजीज पता होती है कि हमने कैसे काम करना है। इवन आई वुड गिव यू एन एग्जांपल। मैंने कुछ अपने जो है वो इंटर्नशिप्स जब हम रिक्रूट कर रहे होते हैं बच्चों को, तो आई यूजुअली आस्क क्वेश्चन टू माय स्टूडेंट्स दैट डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो अब वो प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देते। जैसे मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में कहा कि मैं एज अ सेल्फ बताऊं अपना या प्रोफेशनल, आप सेल्फ पूछना चाह रही हैं, क्या पूछना चाह रही हैं। तो अब फिर मैं उनको स्टॉप कर देती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि अपने बारे में बताओ, अपने आप को 3 अल्फाजों में डिस्क्राइब करो। ब्लैंक नहीं पता होता उनको। भैया आप कह सकते हैं आई एम अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन डू दिस, आई एम गुड एट दैट, आई एम गुड एट दैट। बोला ही नहीं जा रहा होता है क्योंकि आपको या तो पता नहीं है अपने बारे में या यू नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। या हम लोगों ने सीखा ही ऐसा है, जैसे मुझसे पूछेंगे अपने बारे में बताएं, मैं आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने ये बात ये प्रोफेशन है मेरा, लेकिन दूसरी नहीं सेल्फ नहीं बताते कि मैं ये हूँ। मैं आपने पूछा मेरे बारे में है तो मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि प्रोफेशनली डिस्क्राइब योरसेल्फ। तो ये वही मैं कह रही हूँ ना कि जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं, इनिशियल क्लासेस में होते हैं, इसके ऊपर टीचर्स को काम करने की जरूरत है। और आप ये कहें कि एक इंसान को बनाने में या उसकी तरबियत करने में सिर्फ एक पेरेंट्स नहीं होते, एक माशरा भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आप ये भी आपने देखा होगा कि बहुत सी अच्छी फैमिलीज हैं और बहुत वेल मैनर्ड फैमिली है, लेकिन एक बच्चा उनका जो है वो बड़ा अजीब सा निकल के आ जाता है, तो इसमें फैमिली को आप ब्लेम नहीं कर सकते, माशरा भी बहुत अहम किरदार। लेकिन वैसे मैं सोच रही हूँ कि हमारे जो पेरेंट्स, जो न्यू पेरेंट्स बनते हैं, उनको भी जरूरत है ना कि वो थेरेपी के लिए आए। अगर जैसे कोई फादर है उसको गुस्से की आदत है या वो इम्पल्सिव है, तो वो ऑफ कोर्स यही करता रहेगा, बच्चा वो देखते देखते बड़ा होगा। ऐसी माँ है जो कि इमोशनली डिपेंडेंट है, जो कि पूरे घर का डायनामिक्स ऐसी है, तो बच्चा तो वही देख रहा है ना, वो तो जीरो लिटिल ह्यूमन है, उसको तो नहीं पता।
तो कितनी ज़रूरत है न्यू पेरेंट्स हो, वो भी आए और अपने ट्रॉमास पे काम करें ताकि नए बच्चे पे असर ना हो। एग्जैक्टली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि हर ट्रांजिशन ऑफ लाइफ को काउंसलिंग और गाइडेंस की ज़रूरत है। अब अगर आप शादी कर रहे हैं और अब आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो आपको गाइडेंस की ज़रूरत बिल्कुल है कि ये नई जिम्मेदारी है, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। ऑफ कोर्स इस तरह के सेशंस बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, बहुत लिमिटेड और कम सेशंस में आप उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगेन आप अपने अंदर इतना वो विल पावर आई वुड से कि पैदा करें कि आप आएँ और इस मैटर पे बात करें। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कौन सी बातें हैं जो हम जाके किसी काउंसलर से पूछें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है और हम ये इंटरनेट में से निकाल लेंगे। हाँ, एक तो हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो अब तो साइकोलॉजी भी लोग कहते हैं हमें पता है, हमने तो इंटरनेट पे पढ़ लिया है और हमने ये टेस्ट कर लिया है। तो लेकिन एक बात ये है कि हर अवेयरनेस को कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो आपको इंटरनेट नहीं बताएगा, नहीं वो बताएगा। एआई चैटबॉट्स नहीं बता सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोफेशनल से ही मिलना होगा। ऐसे तो आपको दवाइयाँ भी अनगिनत मिलती हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस कंडीशन में मैंने कौन सी दवाई लेनी है, तो आप अपने नॉलेज को ही अप्रोच करते हैं। सिमिलरली आप अगर किसी नए अपनी ज़िंदगी के फेज में एंटर हो रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द इश्यूज विच यू थिंक कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू। आप उसको पूछें और उसके बारे में जो भी आपकी क्वायरीज हैं आप उसके बारे में अपनी डिटेल्स लें, ताकि आपको वो चैलेंजिंग ना लगे, ऐसा जैसे कि आपको ऐसे ही लगे कि आपको इसके बारे में अवेयरनेस है और आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निदा। मैं अपने सामीन को एक बात बताऊंगी कि डॉक्टर निदा के बारे में जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है वो ये है कि वो बहुत फेयरलेस है। इतनी फेयरलेस हैं कि उनके पास अगर कोई क्लाइंट आ जाए ना, वो जो सुनना चाहता है ना, उनको पता होता है कि उसको क्या सुनाना है, लेकिन उनको वो सही बात बताती है। वो बहुत एथिकल प्रैक्टिस करती हैं और आज हमें बहुत डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा इल्म से भरी हुई बातें जो है आपने हमें सिखाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो हम दोबारा हाजिर होंगे यूट्यूब कोई वो चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज।